नमस्कार। डिजिटल साधना में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज भास्कर। साधना की साक्षात्कार श्रेणी में आज हमारे बीच एक विशेष व्यक्ति उपस्थित है। ऐसे विशेष व्यक्ति जिन्होंने 12 वर्षों तक न्यायाधीश के तौर पर काम किया है और फिर अनुभव के तौर पर जब उन्हें लगा कि न्यायपालिका की भी कुछ सीमाएं होती है, समाज सेवा का कार्य करना है, जन सामान्य का कार्य करना है, उनकी सेवा करनी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये विचार करके उन्होंने न्याय के क्षेत्र से, न्याय की सेवा से अपना त्यागपत्र दे दिया और तब से उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में झुकाया। आज वो समाज सेवा कर रहे हैं और उनका नाम है श्री प्रकाश जी उइके। प्रकाश जी अभी राष्ट्रीय जनजाति जो आयोग है नई दिल्ली, उनके राष्ट्रीय सलाहकार है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका साक्षात्कार करने जा रहे हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप विशेषतः समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, उनमें विशेषतः अनुसूचित जनजाति जो है उनके कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से मापदंड तय किए हैं, उनकी परिभाषा क्या है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और जिस तरह से समाज में अगर हम जनजाति समाज की बात करें तो कई तरह के नामों से जनजाति समाज को बुलाया जाता है। कभी कोई बोलता है अनुसूचित जनजाति है, कोई बोलता है आदिवासी है, कोई बोलता है वनवासी है, कोई गिरिजन भी बोलता है। अलग अलग समय पे अलग अलग नाम है। लेकिन मूल रूप से हमें ये देखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें किस नाम से संबोधित किया और क्या नाम उसमें हमारा रखा गया है, जो संवैधानिक नाम है। और संविधान कैसे अनुसूचित जनजाति समाज को देखता है, उसकी क्या विशेषता के कारण ही वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समाज का है, ये बड़ा प्रश्न है। और समाज में इसको लेके बहुत अधिक भ्रांतियाँ, न सिर्फ समाज में बल्कि अन्य जानने वाले, समाज सेवा में काम करने वाले भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें होती हैं। तो अगर हम संविधान में जाएंगे तो संविधान में आर्टिकल 366 है। आर्टिकल 366 संविधान में सभी अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं को बताता है। तो आर्टिकल 366(25) में अगर हम जाएँ तो वहाँ अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखी हुई है। और वहाँ पे ये लिखा है कि आर्टिकल 342 में जो जनजाति है वही अनुसूचित जनजाति। केवल ये 2 लाइन लिखी है जी। तो मुझे लगता है केवल ये पढ़ लेने से आप भी संतुष्ट नहीं होंगे कि भाई परिभाषा है क्या, और आगे जाना चाहिए। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 342 पे जाते हैं, जिसकी बात 366 में लिखी है। हम आर्टिकल 342 में जाते हैं तो वहाँ आर्टिकल 342 कहता है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से, राज्य सरकार की अनुशंसा, राज्यपाल के अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति जिसको अनुसूची में डाले, यानी एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में शामिल जनजाति व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का यहाँ होता है। तो मुझे लगता है यहाँ भी हमको अपना इस परिभाषा का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। हम फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1956 के बाद जब अलग अलग राज्य बने, भाषाओं के आधार पर राज्य बने, तो बहुत से स्टेट बने। हमारा मध्य प्रदेश बना, उसी समय गुजरात अलग स्टेट बना, राजस्थान बना, ये सब राज्य उस समय बने। और उस समय एक विसंगति आई कि जो अनुसूचित जनजाति समाज है वो उस स्टेट में भी था, वो स्टेट अलग हो गया। तो ऐसा करके कोई भ्रांति की स्थिति आई तो उस समय एक आयोग बनाया गया। तो एक आयोग के तौर पे कमेटी बनाएगी, जिसे लोकुर कमेटी कहते हैं जी। और ये लोकुर कमेटी को ये कार्य दिया गया है कि वो तय करे कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कौन हो सकता है। तो उन्होंने 5 कैरेक्टर, 5 चारित्रिक विशेषता, 5 विशेषताएं, पैरामीटर्स बनाए कि इस पैरामीटर में जो आ रहा है वो अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा। तो ये 5 पैरामीटर की अगर चर्चा करें, ये 5 विशेषताओं की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि अनुसूचित जनजाति कौन है। तो उन्होंने बोला जिसका आदिम लक्षण हो, यानी प्रिमिटिव कैरेक्टर हो। प्रिमिटिव कैरेक्टर से तात्पर्य है कि जो हजारों साल से एक परंपरा विशेष का पालन करते आ रहा और वो उसी तरीके से उसको आगे लेके चल रहा है। जनजाति समाज के लिए जैसा कहा जाता है कि वो नदियों की पूजा करता था, धरती की पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता था, निसर्ग की पूजा करता था, और वो आज भी वैसी ही पूजा करता है। अगर उसको पूजा करना है नदी की तो वो कोई नर्मदा जी का मंदिर नहीं बनाएगा, वो सीधे नर्मदा मैया के तट पे जाके ही पूजा करेगा। धरती माता की पूजा करना है तो खेत जोतने से पहले वो वहाँ पे जो भी उसको विधि करना है वहीं पे करेगा।
और ऐसा वो पारंपरिक रूप से एक प्रिमिटिव रूप से लंबे समय से केवल उसी प्रकार के आचरण को, उसी प्रकार की संस्कृति को लेके चल रहा है। और एक तरह से अलग शब्दों में कहे तो इस भारत देश की जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी मूल संस्कृति है, उसका वाहक आज भी वही है, वाचिक परंपरा उसको लिए वो आगे चल रहा है। एक विशेषता तो ये हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव कल्चर होना चाहिए, यानी उसकी परंपरा हजारों सालों से बदली ना हो, उस परंपरा का वो पालन कर रहा है। आज भी नए समय आ गया, नए नए प्रकार के हम लोग वस्त्र पहनने लगे, फैब्रिक आ गया, कॉटन आ गया, वो पारंपरिक रूप से वही वस्त्र पहनता है जो जंगल में उसके लिए सूटेबल है, वो वैसे ही वस्त्र पहनेगा, वैसे ही रहन सहन है उसका, वैसे ही उसका खान पान है, उसमें बहुत परिवर्तन उसने नहीं किया। दूसरी विशेषता है उसकी कि उसका जोग्राफिकल आइसोलेशन या भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव से तात्पर्य हमारे भारतीय उपमहाद्वीप या देश की पूरी जितनी भौगोलिक सीमा है, चाहे आप राजस्थान पे चले जाएं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चाहे इधर साउथ में चले जाए, हर तरफ जो हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं में जनजाति समाज ही रहता है। और जब सीमाओं में है कठिन परिस्थिति, भौगोलिक सीमाओं में भौगोलिक रूप से अलगाव है, तो वहाँ पे रोड, सड़क या अन्य संचार के साधन नहीं। तो ऐसे भौगोलिक अलगाव में रहने वाला व्यक्ति भी जनजाति हो सकता है। उदाहरण के लिए बताऊँ कि उत्तराखंड में भौगोलिक रूप से बड़ा कटा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ जोशी भी एक कम्युनिटी, जोशी आमतौर पे हमारे यहाँ ब्राह्मण्स में आते हैं, लेकिन जोशी वहाँ अनुसूचित जनजाति का उसको जो है मिला हुआ स्टेटस, वो इसलिए मिला है कि वो भी उस आइसोलेटेड या भौगोलिक रूप से आइसोलेटेड क्षेत्र में। तीसरी विशेषता आती है उसका जो है कम्युनिटी आइसोलेशन। वो बहुत जल्दी किसी कम्युनिटी के साथ मिलता जुलता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा किसी कम्युनिटी में घुलता मिलता नहीं, उसकी अपनी कम्युनिटी में रहता है और अन्य कम्युनिटी से दूरी लगाव रखता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अभी धर्मांतरित हो गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में चले गए, मुस्लिम अब अगर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम होता तो उसका तो कम्युनिटी आइसोलेशन खत्म ही हो जाता है। तो मुस्लिम है तो वो पूरा देश में घूमेगा, क्रिश्चियन है तो पूरे देश में, बाहर उसका वो। तो ऐसा कम्युनिटी आइसोलेशन की विशेषता भी जो है वो जनजाति समाज में है। ये बात हो गई। उसके बाद उसकी एक विशिष्ट कल्चर, एक संस्कृति। आप अगर अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में 36 से अधिक जनजाति है, लेकिन वो 36 जनजाति का व्यक्ति अगर आपके साथ बैठा हुआ है तो आप उसकी वेशभूषा से इस बात को पहचान सकते हैं कि ये निसी कम्युनिटी का है, ये गालो कम्युनिटी का। सबकी अपनी अपनी वेशभूषा, ड्रेस और भाषा, ये उसका संस्कार। हाँ, ऐसे इस देश में आज 850 सुपर जनजाति हो रही, सबकी सांस्कृतिक विशेषता अलग है। भील की अलग है, भिलाला की थोड़ी अलग है, मैं गोंड कम्युनिटी से आता हूँ, हमारी अलग है, या और जनजातियों में जाए, मुंडा में जाए, उराव में जाए, सबकी थोड़ी थोड़ी सांस्कृतिक विशेषता, वो एक स्पेशल है। और जी स्पेशल बोला, विशिष्ट इसलिए बोला कि वो स्पेशल है और उसको लिए हुए। और पांचवी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सारे जनजातियों में पाया जाता है और जनजाति होने के लिए वो भी आवश्यक है कि उसका भोलापन और संकोची स्वभाव। वो एक तो भोला होगा, मतलब ये जो अभी वर्तमान समय में जिस तरह की ये लाग लपेट, वो उसमें नहीं रहता, और संकोची होता, किसी से भी मिलने जुलने में थोड़ा सा संकोच करता है, एक संकोची स्वभाव। ये 5 मापदंड है, कोई जरूरी नहीं कि पांचों मापदंड पूरे हो, लेकिन इनमें से कोई मापदंड ऐसे होते तो लोकल कमेटी ने बोला कि ये ही जनजाति व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि लोकल कमेटी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है समय के साथ, उसमें और परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि समय समय पे कई कम्युनिटी चैलेंज करती है कि भाई हमें भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाए। जी, पिछले दिनों आपने महाराष्ट्र का सुना होगा, तो महाराष्ट्र में जो धनगढ़ कम्युनिटी है, धनगढ़ ने कहा कि साहब हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो एक प्रक्रिया भी जानना हमारे लिए, मुझे लगता है कि आज बात निकली है तो इस पर भी चर्चा करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है कि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे कि भाई ये इसको जो है हम अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहते हैं। वहाँ का जो राज्य का रिसर्च सेंटर, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, वो अपनी रिपोर्ट दें, यही मापदंड जो मैंने लोकल कमेटी के बताया। उसके बाद वो जनगणना आयुक्त के पास जाता है, आरडी के पास जाता है, वो उसका परीक्षण करते हैं, इन्हीं मापदंडों पर परीक्षण करते हैं। फिर वो अपना परीक्षण करने के बाद उसको राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पास भेजते हैं, चूँकि मैं वहाँ सलाहकार के रूप में कार्य करता हूँ। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के मेंबर, सदस्य और उनकी टीम है, वो भी उस जनजाति का पूरा अध्ययन करते, जानकारी लेते, और ये सब करके वो सारी रिपोर्ट जो है राज्यसभा लोकसभा में वो रखी जाती है, और वहाँ से पारित होने के बाद ही उसको जनजाति का स्टेटस प्राप्त होता है।
तो सीधी सीधी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति क्या है ये आपको बताया। अभी आपने लोकुर समिति का उदाहरण दिया, ऐसे ही एक नियोगी आयोग था, उसकी भी कुछ सिफारिशें थी, तो वर्तमान के संदर्भ में उसके कुछ। ये भी अच्छा प्रश्न है। नियोगी आयोग को सीधे अगर जनजातीय समाज के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाए तो मुझे लगता कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 1956 के आसपास की बात है। मध्य प्रदेश एक नया प्रदेश बना, जिसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल होते थे, और एक बार वो जसपुर क्षेत्र में जो है अपने प्रवास पे गए जनजातीय बंधु, तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज ने उन्हें काले झंडे दिखा के ये कहा कि ये हमारा देश है, आप इस देश में गलत आ गए हो, आप गो बैक। जैसे कि साइमन को काले झंडे दिखाए थे, साइमन गो बैक, ऐसे वहाँ उनको ये काले झंडे दिखाए गए। तो मुख्यमंत्री जी बहुत विचलित हो गए, भाई ये क्या है, मैं तो अपने प्रदेश में घूम रहा हूँ, झारखंड छत्तीसगढ़ तब एक होता था। ये बड़ा चिंता का विषय कि क्या है भाई ये ऐसा, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया साहब ये मिशनरीज से जुड़े हुए जनजातीय कम्युनिटी के लोग हैं, और उन्होंने कहा है कि ये हमारा अलग देश है, इसको हम अलग मानते हैं, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम कोई मान्यता नहीं देते। वो बड़े चिंतित हुए, और यहीं से कहीं ना कहीं जो हमारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इसकी भी एक शुरुआत जसपुर से हुई है, जो हमारा वहाँ मुख्यालय भी है। तो ये घटना भी वहीं से जुड़ी हुई है, उसके विषय में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन ये घटना देखने के बाद मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल चिंतित हुए कि भाई ये क्या है, कैसा किया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने एक रिटायर्ड जस्टिस थे भवानी शंकर जो नियोगी थे, उनकी अध्यक्षता में एक गठन किया, आयोग का गठन किया, और उन्होंने पूरे देश में 2 वर्ष तक पूरे देश में अध्ययन किया, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया और मिशनरियों पर अध्ययन किया। और इस सारे अध्ययन के बाद उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 4-5 हज़ार पेज की रिपोर्ट है, लेकिन उसका जो सार उन्होंने जो दिया, जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की और सरकार को रिपोर्ट पेश करते समय कहा कि जो मिशनरी के कार्य चल रहे हैं, अलग अलग मिशनरी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, तो मेन रूप से वो शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने इनके जितने भी शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं, ये शिक्षा की आड़ में, शिक्षा देने की आड़ में मिशनरी में जोड़ के केवल धर्मांतरण का कार्य करते हैं। ये मेडिकल फील्ड में भी अगर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं केवल और केवल धर्मांतरण है। और ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2 साल तक घूम के ये सारी चीज़ें निकाली और सरकार को सिफारिश की कि आश्रम शालाएँ हो गई, एजुकेशन के जो स्कूल्स हो गए, या स्वास्थ्य संबंधी जो ये सेवाएं गांव में देते हैं या जाते हैं, या इनके कार्यकर्ता इसमें जो काम कर रहे हैं, इनसे ये कार्य तत्काल हटा लिया जाए। इस कार्य को सरकार किसी और को, संस्था को दे, या खुद इस कार्य को करे, लेकिन इस संस्था के माध्यम से, मिशनरी की संस्था के माध्यम से ये कार्य को ना करे, क्योंकि ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और ये जनजातीय समुदाय के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। जनजातीय समुदाय का सारा अस्तित्व ही यहाँ से समाप्त हो जाएगा अगर ये मिशनरी लगातार इस तरह से काम करते रहे। बहरहाल ये रिपोर्ट उस समय पेश हुई, जो भी पॉलिटिकल सीनियर रहा होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही होगी, लेकिन इस रिपोर्ट को आज इतने साल होने के बाद, 60-65 साल होने के बाद भी ये रिपोर्ट आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। अच्छा, किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट की जो अनुशंसा थी, सिफारिशें थी, उस पर विचार नहीं किया। जब आज से 60-65 साल पहले ये रिपोर्ट आ सकती है, तो 65 साल बाद अब क्या स्थिति होगी, क्योंकि कंटिन्यू वो उस कार्य को निरंतर जारी रखे हुए। तो ये बड़ा ही दुखद कहना चाहिए, या ये मान के चले कि इस सिफारिश को लागू करना चाहिए। और जिस तरह से जनजातीय समाज के अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, जनजातीय समाज का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो जा रहा है। अभी कुछ कार्य हो रहा है उस सिफारिशों के विषय में? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस सिफारिश पे किसी भी सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। लेकिन आज ये चर्चा का विषय है और जनजातीय समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो आज ये रिपोर्ट प्रासंगिक है। और मुझे तो लगता है कि एक और आयोग को, सरकार को ऐसा एक आयोग और बनाना चाहिए जो इन बातों का अध्ययन करे कि जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण के क्या कारण हैं और क्या क्या टूल्स ऐसे धर्मांतरण के लिए अपनाए जा रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी पिछले समय से डीलिस्टिंग की मांग हो रही है। जी। तो ये मांग क्या है और क्यों आवश्यक है? बहुत बड़ी रैलियां निकल रही है स्थानों पर, तो ये क्या है? डीलिस्टिंग को लेके मैं आपको बताऊं तो लगभग
अब नई जनगणना आएगी तो लगभग 10 से 12 करोड़ जनजातीय समाज इस देश में रहता है। और डिलिस्टिंग की मांग कोई अभी नई नहीं है, डिलिस्टिंग की मांग 1967 के समय की थी। तो एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे और जनजातीय समाज के बहुत पढ़े लिखे हमारे बाबा कार्तिक उरांव एक बड़े राजनेता थे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 के दशक में ये देखा कि जनजातीय समाज को 1950 से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने कि 17 साल में जनजातीय समाज इस रिजर्वेशन का राजनीतिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेके कहाँ पहुँचा है, उसकी क्या विकास यात्रा हुई। तो उन्होंने इसको लेके एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी डिमांड की और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी 22 लोग। उन्होंने पूरे देश में 2 साल घूमकर अध्ययन किया और अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि जनजातीय समाज का वो तबका जो 2 से 3% है, जो दूसरे धर्म में जा चुका है, वो ईसाई हो गया या मुस्लिम हो गया, और 97% जो रिजर्वेशन का लाभ है वो तबका न लेके केवल वो 3% लोग जो रिजर्व हो गए हैं या जिन्होंने अपना जो है धर्म बदल लिया है वो उसका लाभ ले रहे हैं। अब इस देश में कोई व्यक्ति का 2 स्टेटस नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन होता है तो निश्चित वो अल्पसंख्यक हो जाता है, कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है तो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। तो आप कैसे इसको देखते हैं कि आप अल्पसंख्यक भी हो, उसका भी आप फायदा ले रहे हो, अल्पसंख्यक के लिए अलग एक पूरा डिपार्टमेंट है, अलग से योजनाएं चलती। आप जनजातीय समाज के भी होके उसका रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका भी आपका स्टेटस बदल गया, तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसको लेके जब हम वापस जाते हैं तो आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जाति समाज के लिए है, तो आर्टिकल 341 ये कहता है कि अनुसूचित जाति समाज का वह व्यक्ति जो सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म में चले जाए, तो किसी भी धर्म से सीधा सा तात्पर्य या तो मुस्लिम या ईसाई, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको कास्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। और वही आर्टिकल 341 के नीचे आर्टिकल 342 लिखा, वहाँ उन्होंने ये लिख दिया कि ये कोई भी बात जनजाति में लागू नहीं होगी। जनजाति वर्ग का चाहे वो क्रिश्चियन हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ ऐसा का वैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के आर्टिकल 342 में विसंगति है, जिसको एक ऑर्डिनेंस पास करके राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए 67 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। और जब उसकी रिपोर्ट लिखी गई तो उस रिपोर्ट पे 50 मिनट तक बाबा कार्तिक उरांव ने लोकसभा में भाषण भी दिया। 350 सांसद उनके पक्ष में भी थे और उस बिल के विरोध में व्हिप जारी की कांग्रेस ने उस समय। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनसे नागालैंड और मिजोरम के मुख्यमंत्री मिले जो क्रिश्चियन थे और उन्होंने दबाव डाला और कई मिशनरियों ने भी दबाव डाला और यहाँ तक कि इस मामले को विदेश मंत्रालय को रेफर किया गया कि उनसे भी इसमें जो है कमेंट्स लिए जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थे या मिशनरी के दबाव में थे, इस कारण से वो बिल नहीं आया। तो बाद में वो लोग अभी का स्टेटस क्या है, ये विसंगति दूर करने कोई कमेटी वगैरह कुछ? इसके बाद विसंगत 67 और 70 तक ये सब कालखंड चलता रहा। उसके बाद 2006 में जनजातीय सुरक्षा मंच के नाम से शुरू हुआ। उन्होंने जनजातीय समाज की इस डिमांड को पुनः समाज के बीच में गया, समाज में जागरण लाया, क्योंकि जनजातीय समाज दूर दराज के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ, उसको ये नहीं पता कि उसके इस रिजर्वेशन का लाभ लंबे समय से दूसरे लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने 23 राज्यों में बड़ी रैलियाँ की, 243 जिलों में छोटी रैलियाँ की और जनजातीय समाज में ये जागरण किया है कि भाई आपकी असली जड़ जो है, जो आपका अस्तित्व है, उसको समाप्त करने के लिए मिशनरी लगी हुई है और इसको दूर करने के लिए डिलिस्टिंग आवश्यक है। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो हक है, वो उसको ही मिलना चाहिए। जनजातीय समाज को केंद्रीय लेवल पे 7.5% जो रिजर्वेशन है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो। अभी भी ये देखने में आता है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, वो उनके जनप्रतिनिधि जो हैं या विधायक है या सांसद है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड मुस्लिम को टिकट देता है। तो आप ये बताओ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले में बोल चुका, उसका उल्लेख अभी अपन करेंगे, कि क्या एक धर्मांतरित जनजाति का व्यक्ति उस पूरे जनजाति समाज का प्रतिनिधि हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। कोई सांसद है, जनजातीय क्षेत्र से चुनाव लड़ता और वो सांसद खुद क्रिश्चियन है, तो जनजातियों की रूढ़ी रीति विधि जो तो उनकी पहचान है, उस विधि में क्या वो शामिल हो सकता है? ऐसे एक मामला जो है
आपको बताना चाहूँगा मेघालय का है। वहाँ पे ये हुआ कि एक ग्राम बूढ़ा का पद होता है, जैसे अपना सरपंच होते हैं ऐसा ग्राम बूढ़ा होता है। वो ग्राम बूढ़ा का काम होता है, गांव का हेड होता है। तो उसका नोटिफिकेशन निकला कि भाई ग्राम बूढ़ा का जो है वो या इसका चुनाव होगा, इलेक्शन निकलेगा, नोटिफिकेशन निकला। और उन्होंने बोल दिया कि इसमें भाई जो है धर्मांतरित व्यक्ति इस चुनाव को कंटेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा। तो एक रिम्बई नाम के व्यक्ति थे, वो क्रिश्चियन हो गए थे जनजाति के, लेकिन क्रिश्चियन हो गए थे। तो उन्होंने बोला भाई ये तो मेरे आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पे आप रोक नहीं सकते। तो ये मेरे आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, तो मुझे इस चुनाव में कंटेस्ट किया जाना चाहिए। बात आगे बढ़ी, हाई कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप आर्टिकल 14 और 15 की बात तो करते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 भी तो है। भाई जिस जनजाति समुदाय में आप बोलते हैं कि मुझे इसका हेडमैन डोलोई बनाया जाए, वहाँ डोलोई शब्द से उसको संबोधित करते हैं। तो आप कहते हो कि भाई मुझे डोलोई बनाया जाए। अब जब उस गांव के हेडमैन बन जाओगे, आप प्रमुख बन जाओगे, तो डोलोई क्या होता है कि गांव में जब सार्वजनिक पूजा होती है, सार्वजनिक विधि होती है, तो उसमें वो प्रमुख व्यक्ति ही हाथ लगाता है, वही सारी हाँ प्रोसेस को करता है। अब मैं बोलूँ कि हमारे कोई पंडित जी को आप चर्च में ले जाके कोई विधि करा लो, या हमारे कोई पंडित जी से आप नमाज पढ़ा लो, तो वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसी में मैं आपको ये जोड़ना चाहूँगा कि मेघालय में जो जयंतिया हिल्स क्षेत्र है जी, वहाँ पर एक जैसे ग्राम बूढ़ा या विलेज हेडमैन या सरपंच अपन जैसा बोलते हैं, तो उसका एक पद निकलता है और उस पद का नोटिफिकेशन होता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कोई सरपंच के चुनाव है, पंच के चुनाव, तो ऐसे नोटिफिकेशन निकला और सरकार ने उस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति या क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गया, वो डोलोई के पद के लिए पात्र नहीं होगा। अच्छा। और वो इसका चुनाव नहीं लड़ सकता। एक रिम्बई नाम के व्यक्ति थे जो क्रिश्चियन हो गए थे। अच्छा। और उन्होंने ये कहते हुए कोर्ट में जाके शरण ली कि भाई इसमें तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है चुनाव को नहीं लड़ सकता। और मुझे लगता है कि इससे मेरे आर्टिकल 14 और 15 के जो अधिकार है वो रुकते हैं। आर्टिकल 14-15 कहता है कि भाई धर्म और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये जो डोलोई का पद होता है, इस पद के साथ साथ गांव के जो विकास की योजनाओं के साथ साथ गांव में कुछ पद्धति होती है, पूजाएं होती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सब में विलेज हेडमैन या डोलोई के नाते आपको उसमें शामिल होना होता है। जब आप एक धर्म विशेष में धर्मांतरित हो गए, आप क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, तो आप वो पूजा विधि कैसे करेंगे? और वो पूजा विधि करने की छूट उसको आर्टिकल 25 भारत का संविधान देता है, उस समाज को देता है। तो उस समाज की पूजा पद्धति, संस्कृति में आप कैसे दखल दे सकते? और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 और 15 का इसमें कहीं उल्लंघन नहीं होता, बल्कि आर्टिकल 25 जो है ये इंश्योर करता है हर समुदाय को, हर समाज को ये छूट देता है कि उसको अपना प्रोफेस करने का, अपने धर्म को मानने का, अपनी संस्कृति को मानने का, अपनी परंपरा को मानने का पूरा अधिकार है। और एक क्रिश्चियन व्यक्ति इस तरह की विधि को पूर्ण नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट है आज भी अनचेंजेबल है। और यहाँ से हमको ये मार्गदर्शन मिलता है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है वो जनजाति के जो पहचान है उसको खो देता है, उसका स्टेटस बदल जाता है, तो फिर उसको दोबारा जनजाति का आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं। अब जैसा कि आपने बोला कि भाई अब इस आंदोलन का क्या है, अभी क्या इस पे नया ये चल रहा है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जनजाति सुरक्षा मंच से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और जनजाति सुरक्षा मंच इसमें एक बड़े आंदोलन के मूड में है, तैयारी में है। अच्छा। और सरकार के सामने अपनी बात निरंतर जनजातीय समुदाय की मांग को उठा रहा है। और अब ये जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग नहीं रह गई, ये समाज की मांग हो गई कि ऐसे व्यक्ति जो धर्मांतरित हो गए उससे हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अगर जनजातीय वर्ग का लाभ दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिया जा रहा है, अवैधानिक तरीके से दिया जा रहा है। और ये लड़ाई केवल जनजातीय समाज की नहीं, इस देश के हर उस व्यक्ति की है जो एक आयकर दाता है। कोई व्यक्ति इस देश के निर्माण में एक आयकर दाता के रूप में पैसा देता है या एक सेल टैक्स पेयर के रूप में पैसा देता है, तो इसलिए नहीं देता कि एक धर्मांतरित व्यक्ति को शिक्षा में या रोजगार में रिजर्वेशन दे के उसके पैसों का अपव्यय किया जाए। वो इसलिए देता है कि जनजातीय समुदाय जो वर्षों से
पिछड़ा हुआ है, पीछे है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है इस देश के हर उस नागरिक की है जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, जो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा पे करता है। तो सरकार ने इसको सुनना चाहिए और ये उनकी जायज़ मांग है और ये एक तरह का जनजातीय समाज के साथ न्याय है और ये एक बड़ी आवाज़ है जनजातीय समाज की और हमें लगता है कि सरकार शीघ्र इसमें कोई ना कोई फैसला लेगी। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है विश्व मूल निवासी का। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ऐसा भी कहा जाता है। तो इसके पीछे की ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? इसकी अगर ऐतिहासिक और ये पृष्ठभूमि की बात करूं तो ये षड्यंत्र बड़ा है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, आमतौर से मैं आपको पूछूं कि भारत की खोज किसने की थी, तो एक 5वीं 6वीं का बच्चा भी बोलता था वास्को डी गामा ने की। तो आपको लगता है कि 200-250 साल पहले पैदा हुआ व्यक्ति जो है वो वास्को डी गामा भारत की खोज ऐसी एक प्रसंग निकलता है कोलंबस का कि भाई कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी और वो भारत को ढूंढने निकला था, अमेरिका पहुंच गया। तो इसको बताने के लिए हमको कोलंबस की कहानी से शुरू करना पड़ेगा। कोलंबस एक व्यापारी था जो दास का व्यापार करता था। वो साउथ अफ्रीका और अपना दक्षिण अमेरिका यहाँ जाके वहाँ की जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो इंडिजीनियस थे, रेड इंडियन थे, मसई थे, इन जनजाति समाज या इन इंडिजीनियस लोगों को वहाँ से पकड़ता था और उन्होंने बड़े पैमाने में उनका कत्लेआम किया, उनके पानी में जहर मिला दिया, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और इतने मारे गए कि कुछ कम्युनिटी तो हमेशा हमेशा के लिए इस विश्व से उनकी प्रजाति ही समाप्त हो गई, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई और वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र के इंडिजीनियस थे जी। और इस बात को लेके जब यूएन में सब सारी चर्चा हुई और ये सारे विषय निकले तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हमने इस कम्युनिटी के साथ बहुत अत्याचार किया है, पूरी कम्युनिटी को समाप्त कर दिया है। तो उन्होंने एक वर्ल्ड सॉरी डे मनाने की बात की कि भाई हम सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करते कि हमसे ये गलती हुई है और उसमें कहीं ना कहीं मिशनरी भी शामिल थे। और उन्होंने फिर एक दिन तय किया 9 अगस्त का। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हम 9 अगस्त को जो है हमारा ये जो इंडोजीनियस है, इन लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, गलत हुए, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए एक दिन हम डिसाइड तय करेंगे। और उन्होंने सभी देशों को चिट्ठी लिखी कि भाई आपके यहाँ कितने इंडिजीनियस है। अच्छा। तो भारत ने अपना स्टैंड रखा कि भाई हमारे यहाँ कोई इंडिजीनियस नहीं है। भारत सरकार ने लिख के दिया कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति इंडिजीनियस नहीं है। हमारे देश में, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने व्यक्ति वो सभी इंडिजीनियस है, वो सब मूल निवासी व्यक्ति है। अगर मैं आदिवासी का शाब्दिक अर्थ अगर आप जोड़ा जाए तो आदि प्लस वासी यानी जो अनंत काल से रह रहा। अगर मैंने कहा कि मैं आदिवासी हूँ तो फिर आप क्या हो गैर आदिवासी। तो अगर आप गैर आदिवासी इसका मतलब आप यहाँ आदिकाल से नहीं रहे। तो फिर एक बात आती कि आप कहाँ से आए, क्या आप अफ्रीका से आए, क्या आप अमेरिका से आए, क्या आप यूरोप से आए। तो आप तो लोग भाई मैं कहीं से नहीं आया, मैं तो यहाँ पीढ़ियों से सदियों से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो जब सदियों से आप भी यहीं रह रहे हैं, सदियों से मैं भी यहीं रह रहा हूँ, तो हम सब क्या है, इस देश के आदिवासी, इस देश के मूल निवासी। लेकिन पर्टिकुलर एक समाज विशेष को, एक समुदाय विशेष को आदिवासी बोलना और दूसरे को गैर आदिवासी बोलना, ये दो लोगों के बीच में खाई खड़ी करना। जब अंग्रेज हम आए हमारे यहाँ तो हम अंग्रेजों को आज भी क्या बोलते हैं, फिरंगी या विदेशी। तो सीधी सी बात है, वो यूरोप से आए तो हमारे लिए तो विदेशी हुए। ऐसे जब वो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में गए या साउथ अफ्रीका में गए तो वहाँ के लिए क्या हुआ, वो विदेशी। और वहाँ के जो रहने वाले वो इंडिजीनियस और विदेशी फॉरेन। तो लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे मैक्स मुलर ने अवधारणा दी कि भाई आर और अनार की थ्योरी बता दी जो अभी समाप्त हो चुकी है। डीएनए परीक्षण से भी ये बात आ चुकी है कि पिछले 5000 वर्षों से भी भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आदिवासी की बात की जाए, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आदिवासी आप भी और मैं भी हूँ। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये संविधान में लिखा है। जिस समय संविधान में ये बहस चली कि अनुसूचित जनजाति शब्द दिया जाए या आदिवासी शब्द दिया जाए, तो उस समय जो संविधान सभा थी 1948 में, तो हमारे जनजाति समाज की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा जो क्रिश्चियन हो गए थे, विदेश चले गए, तो उनको बुलाया गया। वो बिना किसी निर्वाचन के उसमें उनको जो है नॉमिनेट किया गया जी।
तो उनका ये कहना था कि जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का उपयोग किया जाए। इस बात को लेके अम्बेडकर जी और उनमें बहुत बहस हुई। तो वहाँ अम्बेडकर जी ने ये बात हुई, मैं आपको संविधान सभा की जो बहस है आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएंगी। तो इस बात को लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना स्टैंड रखा और उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस देश में सभी लोग आदिवासी, मैं भी आदिवासी हूँ, क्योंकि हम सब आदिकाल से हैं। और अगर हमने मान लो संविधान में आदिवासी शब्द लिख दिया आर्टिकल 342 में, जहाँ हम अभी बात कर रहे थे, तो हर व्यक्ति आदिवासी का क्लेम करेगा। भैया रिजर्वेशन इस आधार पे दे रहा हूँ ना कि आदिवासी, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी तो इसी देश का हूँ, मैं भी सदियों से आदिकाल से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये और ये फिर मेरे में क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, आदिवासी शब्द नहीं आएगा, अनुसूचित जनजाति शब्द आएगा, तो संवैधानिक शब्द है। आज मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सलाहकार हूँ, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। केंद्र में जो एक विभाग है जनजाति कार्य विभाग है, वो आदिवासी विभाग। आदिवासी शब्द आपको संविधान की किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में, अभी तक जितने भी एक्ट बने हैं, किसी भी एक्ट में आदिवासी शब्द का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासी तो सब है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने दो लोगों के वेद में विभेद डालने के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय को आदिवासी कहा और एक को गैर आदिवासी कहा। जब एक को आप मूल निवासी कह रहे हो और एक को गैर मूल निवासी कह रहे हो, तो सीधी सी बात है, दो लोगों के बीच में आपने किस आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर दिया? निवास के स्थान पर। तो इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी। और भारत सरकार ने अपना स्टैंड दे दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई इंडिजिनस नहीं है। अब उस इंडिजिनस डे को मनाने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, इंडिजिनस डे मनाएंगे, मूल निवासी दिवस मनाएंगे। जब देखा कि इंडिजिनस डे से बात नहीं बन रही है, जनजाति समाज तक ये मैसेज नहीं जा रहा है, तो उन्होंने उसको भारतीय संस्करण किया, विश्व आदिवासी दिवस बोलने लगे। जबकि विश्व आदिवासी दिवस है तो वो तो फिर सबका है। और फिर मेरा प्रश्न ये आता है कि ये वर्ल्ड इंडिजिनियस डे है, उसका भारत से क्या सरोकार है? क्या उस दिन किसी का जन्म हुआ था? क्या उस दिन किसी की डेथ हुई थी? कुछ भी नहीं है। केवल एक कथाकथित अंग्रेजों ने या मिशनरी के लोगों ने जो विश्व के अनेक इंडिजिनियस हैं, वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस हैं, उनके साथ एक अपराध किया था, घृणित अपराध किया था, और उसको एक माफ़ी मांगने के लिए, और उन देशों में उनकी जो स्थिति खराब हुई है, समाप्त हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, उसको ऊपर लाने के लिए उन्होंने एक दिन विशेष को चयन किया। और भारत अपना स्टैंड दे चुका है कि भाई हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो हमारे यहाँ मनाने की बात ही नहीं उठती। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, आदिवासी और गैर आदिवासी के रूप में लोगों को बांटना चाहते हैं, वो हमारे जनजाति समाज को भ्रमित करते हैं। मैं भी जनजाति समाज से हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मैंने समाज को लोग बताया, यार इसका कोई नहीं। हाँ ठीक है, इकट्ठा होना अच्छी बात है। हम जनजाति गौरव दिवस जो भगवान बिरसा मुंडा, जिसको पूरा देश मानता है, भगवान बिरसा मुंडा जी का कोई जनजाति विरोध करता है क्या? सब मानते। तो उनके जन्मदिन को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं, क्या बुरा है? और हम तो इस आदिवासी दिवस में भी ये कहते हैं कि ये तो बड़ा गौरव का क्षण है कि भाई पूरे विश्व की कई जनजातियाँ या इंडिजिनियस समाप्त हो गए मिशनरी और अंग्रेजों के अत्याचार से, लेकिन हम बचे हुए, हम स्वाभिमान, इसको हम गर्व का विषय है, हम ये बात करें। तो ये एक अनावश्यक सा एक विमर्श है। समाज भूला भाला है, समाज सीधा साधा, उसके बीच में नई नई चीज़ें लेके चले जाते हैं, नए नए तरीक़ों से लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब समाज के जो पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग, इस बात को समझ रहे हैं कि इसका कहीं कोई विषय नहीं है। आपने जनजाति को भ्रमित करने की बात की, तो कुछ ऐसे भ्रमित लोग भी हैं कुछ जनजाति समाज में जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उसके विषय में आपकी इसकी पृष्ठभूमि जाए तो अभी हम बहुत समय से एक बात कर रहे हैं। अभी हमने नियोगी आयोग की बात करी, लोकपुर कमेटी की बात करी, तो नियोगी आयोग से ये बात तो तय हो गई कि मिशनरी का टोटल काम जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को धर्मांतरित करना। अब बहुत से राज्यों में धर्म स्वतंत्रता विधेयक भी पास हुए, कानून भी बना। अरुणाचल में बात करें तो 1978 में बन गया था। और वहीं की जो जनजाति थी, निसी जनजाति, उन्होंने बोला कि भाई हमारे क्षेत्र में मिशनरी बड़े संख्या में लोगों को धर्मांतरित कर रहा है, इसको देखो। और मुझे तो लगता है कि ये जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग बना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कानून नहीं है। अच्छा, तो नोएडा और दिल्ली में कितना अंतर है कि नोएडा आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वहाँ धर्म स्वतंत्रता विधेयक लागू है, लेकिन थोड़ा सा इधर आगे दिल्ली तो ख़त्म हो गया। इस पे तो एक
केंद्रीय कानून बनना चाहिए। अब धर्म स्वतंत्रता विधेयक है जो कानून है, उसमें ये कहा गया है, उसका सेक्शन 7 अलग अलग जगह है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू से मुस्लिम हो जाता है, हिंदू है, हिंदू से ईसाई हो जाता है, ईसाई से हिंदू होता है, ईसाई से मुस्लिम होता है, किसी भी धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, तो उसको उस ज़िले के डीएम को, कलेक्टर को एक सूचना देनी पड़ेगी 2 महीने पूर्व कि भाई मैं ये धर्म। अब उन्होंने बोला कि आदिवासी या जनजाति हिंदू है, तो उसका धर्मांतरण करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम तो ये विमर्श फैला दो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये धारा हम पे लागू नहीं होती। ये भी से कहते हैं ये धारा हम पे लागू नहीं होती। तो इस कानून से बचने के लिए उन्होंने एक विमर्श फैलाया। कई बार वो दुहाई देते हैं इस बात की कि भाई संविधान में लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं वहाँ भी चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत सारी रूलिंग्स हैं। तो जनजातियों के लिए एक तो 5th शेड्यूल का प्रावधान है, और अभी हमने जब लोकूर कमेटी की बात की तो लोकूर कमेटी में साफ लिखा है जनजाति की पहचान, उस पहचान के लिए उसकी संस्कृति प्रमुख है कि उसकी संस्कृति बची रहना चाहिए, उसके रूढ़ी रीति रिवाज बचे रहना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आप मोटरसाइकिल से बाजार जाते हैं और कोई पुलिस का व्यक्ति मिल जाता है, तो आपको बोलता है हेलमेट कहाँ है, आपके पास हेलमेट नहीं तो आपको चालान काट देगा। वहीं से एक सिख पंथ का व्यक्ति जाता है, उसने पगड़ी बांधी, उसको हेलमेट पूछता क्या? नहीं। वो सिख पंथ का व्यक्ति जो है तलवार लेकर बैंक में प्रवेश करता है, आपको बोलता है कि आप कोई शस्त्र लेके नहीं जाएंगे। आप एयरपोर्ट में जाते हैं, आप एक नेल कटर है तो हटा देगा, वो अपना वो तलवार लेके जाता है। क्यों? आर्टिकल 25 उसको ये छोड़ देता है कि उसके जो संस्कृति, उसके जो धर्म, उसके जो मूल में है उसको मानना। वो 5 का अपने साथ रखते हैं, कृपाण, कंगी, केस, कच्छा मतलब सर पे जो बांधे रहते हैं, और कड़ा, ये 5 एक सिख अपने साथ रखता है, उसकी परंपरा, उसकी पहचान। अब इसका ये तो मतलब नहीं कि वो 5 चीज़ रखता है और उसके लिए उसको आर्टिकल 25 के अंतर्गत छूट दी तो वो कोई देश के कानून से बाहर हो गया। तो जनजाति समाज की भी पहचान को बचाए रखने के लिए जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट ये दोनों बनाए गए। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई सक्सेशन एक्ट हम लागू करेंगे तो जनजातियों में सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग नियम हैं। जैसे नागालैंड या उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो जो सबसे छोटी बच्ची होती है उसी को पिता की संपत्ति में अधिकार है। अच्छा। लेकिन हम इधर आ जाएं, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ लड़कियों को संपत्ति पे अधिकार नहीं है, केवल लड़कों को और पत्नी जो है उसको सीमित अधिकार। ये उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। और सरकार ने कहा कि इनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस पे हम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। जो रूढ़ी रीति रिवाज, जो उनकी गांव पंचायत है, जो उनकी परंपरागत न्याय प्रणाली, वो परंपरागत न्याय प्रणाली क्या है? उनके पारिवारिक कोई वाद विवाद होंगे तो वो वहीं गांव में ग्राम सभा ही उसको, गांव के पंच बैठ के उसको निपटा देते। उसको ये जो कठिन परिस्थिति वाली जो चीज़ें हैं, जो न्यायालय है, जो एकदम जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया से उनको दूर रखना। तो उन्होंने जब हिंदू सक्सेशन एक्ट लिखा और हिंदू मैरिज एक्ट लिखा तो वहीं पे उन्होंने धारा 2 में इस बात का उल्लेख कर दिया कि आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है उस पर ये कानून लागू नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उसकी परंपरा, जो उसकी गांव की न्याय परंपरा है, जो उसका कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, वो सुरक्षित है। अब इन्हीं को लेके कुछ लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक सूरजमणि स्टेला वाला एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। सूरजमणि स्टेला और उसके पति का नाम था दुर्गादास हास्ता, दोनों जनजाति के थे। जो दुर्गादास था वो संथाल जनजाति का था, सूरजमणि स्टेला और राव जनजाति के थे। इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दुर्गा जो था उसने कहीं दूसरी मैरिज कर ली। तो उस बात को उसकी पत्नी ने चैलेंज की पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, और कहा कि भाई ये इसने 2 मैरिज कर ली तो इसको जो है दंडित किया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो भाई देखो, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो प्रावधान करता है 2 शादी करने पे दंड का, लेकिन जनजातियों की आज भी रूढ़ी रीति रिवाज ऐसी है कि वहाँ पे बहुपत्नी विवाह मान्य है। हम अगर ये करेंगे भाई आपका जो कुछ मैटर है वो आपकी गांव के पंच या आपकी ग्राम सभा ही इसको निपटाएगी। जो गांव में आपकी पंचायत होती है आप वहाँ जाइए, वहाँ निपटाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा करके उसका केस को उन्होंने खारिज कर।
उसको भाई लोग ले आए, 2000 पन्ने का जजमेंट है, अच्छा। उसकी 4 लाइन उठाएगी तो साहब देखो जनजाति समुदाय पे हिंदू विधि लागू नहीं हो रही है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं हो रहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा, इसलिए हम हिंदू नहीं। अरे भाई वो एक एक्ट 1956 में बना है, उसके पहले तो वो भी नहीं था। वो क्यों बना है, किन परिस्थितियों में बना है, आपको क्यों छूट दी है? क्योंकि भाई आपकी विशिष्ट पहचान आपकी संस्कृति है, और उसमें अगर हमने कोई कानून बना दिया, कोई डिस्टर्ब किया। 5th शेड्यूल तो ऑलरेडी लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति के बगैर कोई भी ऐसे कानून नहीं बने जाएंगे जो जनजातीय समाज की रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को प्रभावित करते है ना। अगर हम बना देते तो 5th शेड्यूल के अंतर्गत क्या हो जाता, वो कानून जो है मान्य नहीं होता। और आज भी जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर उत्तराखंड में रखा गया है जी। भाई यूसीसी के कानून थोड़े कठोर है, लेकिन जनजातीय समाज की जो न्याय परंपरा है या रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा है, या जो पारिवारिक उनके उत्तराधिकार के नियम है या विवाह के नियम है, वो सरल है। और सरलता से जब अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें कठिन कानून और उसमें लाने के दायरे में लाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें कुछ भ्रमित करने वाले लोग, जिनको आधा ज्ञान होता है, कचरा ज्ञान होता है, उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया है, जबकि वास्तविकता कुछ और। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सिविल राइट एक्ट है 1955। अच्छा, उसका सेक्शन 3 का स्पष्टीकरण अगर पढ़ लें, जो सुनने वाले भाई है, आपका चैनल का भी धन्यवाद कि कम से कम हमारे समाज में जो भ्रम है वो दूर हो जाए। उसका सेक्शन 3 का स्पष्टीकरण बोलता है कि जनजाति हिंदू है। अच्छा, ये एक्ट बोल रहा है, और एक्ट कब का? 1955 का। अब लोग बोलते हैं कहाँ लिखा हिंदू है, तो ये भाई पढ़ लेना था, इसमें ये लिखा है। मैं जितनी भी बात आपके बीच में कर रहा हूँ, मैं संविधान में जो लिखा है या कोई कानून बना उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। एक वनवासी वाला भी विमर्श आता है कई बार कि साहब वो वनवासी बोल रहा है जंगली है। अभी आप वन अधिकार अधिनियम उठा लीजिए, वन अधिकार अधिनियम 2006, उसमें लिखा है जो 3 पीढ़ी से वन में वास कर रहा हो, या जो वन निवासी हो या वनवासी वही वन अधिकार के पट्टे का पात्र है। तो वनवासी शब्द भी वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या है? लीगल है। वन अधिकार अधिनियम ही वनवासी बोल रहा है, तो आप कहते हो गलत नहीं है वनवासी बोलना। अभी उनको पेट इसलिए दर्द होता है कि वनवासी बोला तो वनवासी राम से जुड़ा हुआ है जनजातीय समाज, उनको उसमें तकलीफ जो धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। ये सारा विमर्श खड़े करने वाले वही लोग हैं जो जनजातीय समाज की पहचान को समाप्त करना चाहते हैं, उसकी पहचान को बदलना चाहते हैं। ये लोग ऐसा विमर्श खड़ा करते हैं। जनजातीय समाज भोला वाला सीधा साधा है, ये सब विमर्श खड़ा कर देते हैं, उसको लगता है कि यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनजातीय समाज में भी अब पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को जानते हैं। वैसे कार्य तो बहुत हो रहे हैं जनजातीय समाज के कल्याण के लिए, फिर भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आज भी ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे कौन से कारण आपको लग रहे हैं? प्रमुख कारणों में अगर देखा जाए तो जो हमारा जनजातीय समाज है उसके साथ जो एक अन्याय की बात की जाए, मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं करता, वर्तमान सरकार से तो अब हम लोग काम करने लगे कि हजारों साल से जब मुगलों का शासन रहा तो फ्रंट में सीमांत क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनजातीय समाज के लोग रहते। मैं आपको बताऊँ, सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई, तो वहाँ भी जनजातीय समाज ने अपना जो है वो सर्वस्व निछावर किया। अगर आज आपके गुजरात और राजस्थान की भी बात करूं तो महाराणा प्रताप की सेना हो या अन्य सेना, उन सारी सेनाओं में भीलों का अपना एक योगदान था। उन्होंने ये सारी बहुत बड़ा लड़ाई की। अंग्रेजों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, ये मैं ब्रिटिश संसद की जो है रिपोर्ट बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे तो वन क्षेत्र में मारे गए। इस बात को लेके अंग्रेजों ने 1857 के क्रांति के बाद 1968 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया, और वो फॉरेस्ट एक्ट बना के उन्होंने जो वन क्षेत्र में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज है, वनवासी समाज है, उसकी लाइवलीहुड यानी उसका जो वहाँ पर रहना और उस पर जो निर्भरता थी उसको समाप्त किया। क्योंकि उनको ये पता था कि वनवासी समाज किस पे निर्भर है? वन पे। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे बीच में यही बात हुई थी ना कि भाई जिस दिन हम आज़ादी का सूर्य देखेंगे उस दिन जिसकी ज़मीन है जो अंग्रेजों के माध्यम से जमींदारों ने कब्जे किए, हम उसकी ज़मीन उसको वापस करेंगे। और हुआ भी है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया, जमींदारों से ज़मीन लेके किसान को दी गई, हर व्यक्ति को उसकी ज़मीन मिली। लेकिन क्या जनजातीय समाज और वनवासी समाज को उसका जंगल मिला? क्या
वो तो पूरा वहीं रहता वहीं था, रहता वो था, जंगल उसी उसका का ही था, उसका ही। उसी के पूर्वजों ने उस जंगल को बचाया और जंगल में ही निर्भरता थी। भाई आपको एलोपैथिक तो थी नहीं 200-250 साल पहले, तो दवाइयाँ कहाँ से आती थी, वही आयुर्वेदिक बनाते कैसे थे। फला फूला। हाँ। तो वनों की वो जड़ी बूटियाँ जिसकी पहचान केवल वनवासी समाज को थी, जनजातीय उन्होंने समाज की। को थी, वो ला कर देता था। उसका एक सहअस्तित्व था वन के साथ, उसका एक परिचय था। हम अगर पुरानी गुरुकुल परंपरा या हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी भी पाठशाला या अध्ययन के केंद्र होते थे, कहाँ होते थे? वनों में होते वनों में थे। होते। राजकुमार राम वन में आए थे, लेकिन 14 साल वनवासी होने के बाद क्या बन के गए? भगवान राम बन भगवान के बन गए। के। वो भी वनवासी परंपरा की ही देन, अरण्य संस्कृति की देन। लेकिन हुआ ये कि आज़ादी के बाद वो वन उनको वापस नहीं किए गए। लेकिन आए, देर आए दुरुस्त आए, 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया, और वन अधिकार अधिनियम में साफ लिखा है कि हम आपको रिकग्नाइज करते हैं। यानी उन्होंने उस वन का जो अधिकार है वनवासी को दिया कि 31 दिसंबर 2005 के बाद जो व्यक्ति जिस वन भूमि में काबिज है या उस वन भूमि में खेती करता है या उस वन का उपयोग करता है, वो गांव का आदमी अगर उस वन का उपयोग करता है तो वो उसको कम्युनिटी राइट दिया फॉरेस्ट का, यानी पूरे गांव को। एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तो सारे 100 लोगों को कम्युनिटी राइट दिया फॉरेस्ट का। अगर व्यक्तिगत वो 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ तक ज़मीन में अगर वो कुछ करता है, खेती नहीं करता, वनों में आश्रय है उसका, तो अंग्रेजों के समय से ये सागौन के वृक्ष लगाना शुरू किए। अगर एक जनजातीय समाज के व्यक्ति से पूछा जाए वन प्रबंधन के लिए, तो बोलेगा साहब वनों में महुए लगाया जाए, वनों में आंवला लगाओ, वनों में फलदार वृक्ष लगाओ, ताकि जो वनों में रहने वाले वन्य जीव जंतु हैं वो भी उसको उपयोग करे और हमारे भी आजीविका उससे चले। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंग्रेजों के समय से क्या लगा रहा है? सागौन लगा रहा है। गुजरात में सागौन लगा रहा है, राजस्थान में सागौन लगा रहा है, छत्तीसगढ़ में सागौन लगा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सागौन लगा रहा है। जहाँ सागौन नहीं लगता वहाँ भी सागौन लगा रहा है। अब इतने सागौन के पेड़ों के करोगे क्या? ना उसकी पत्ती किसी काम की, ना उसमें कोई फल आते। ऐसा करके हमारे वनवासी समाज को जंगलों से बाहर करना, और जो जंगल में वन्य जीव हो उसको भी वो करना है। ना उन्होंने उसका कोई साइंटिफिक रीजन देखा कि क्या चीज़ कहाँ लगना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ नहीं लगना चाहिए। और इस तरह से अब जो हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006, वो न सिर्फ वनों का बल्कि वन के प्रबंधन का अधिकार भी वो वनवासी कम्युनिटी को देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। सरकार ने अधिकार दे दिया, अधिमान्यता दे रहा है, अधिकार भी नहीं दे रहा। अधिमान्यता मतलब आपका तो अधिकार है ही है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम आपको अधिमान्यता देते हैं कि आप इस वन के मालिक हो, आप ही इस वन के मूल स्वामी हो, आपकी जो जीविका है इस वन से चलती है। लेकिन वन विभाग अभी भी 1868 के उस कानून को सोचता है कि वन हमारा है, जबकि वन उस वनवासी बंधु का जो हजारों साल से उन वनों पे निर्भरता है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है हमारे जनजातीय वनवासी समाज को भी जागृत करने की, कि उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चले। और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तंत्र है, खासकर वन विभाग है, वन विभाग और ये दोनों अपने को एक दूसरे को एंटी मानते हैं। मतलब ऐसा लगता है वन विभाग को कि जंगल को केवल जनजातीय या वनवासी समाज काटता है, जबकि ये बात रिसर्च में आ चुकी है कि वनों को बचाना है तो ट्री, टाइगर और ट्राइबल, ये तीनों जहाँ होंगे वहीं वन बचेंगे। तीनों में से एक भी मिसिंग है तो जंगल खत्म हो जाए नहीं, ये साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है। तो ये बात कहना है कि वनवासी समाज जंगल, भाई वो लाइवलीहुड है उसका, उसका जीवन उस पर निर्भर है, वो वहाँ रहता है, वो कैसे उन वनों को ख़त्म करेगा। और ये जो आप सागौन के पेड़ लगा रहे हैं, अभी 40 साल 50 साल बाद इसकी इमारती लकड़ी, अब इस लकड़ी का करोगे क्या? आज कौन सागौन की लकड़ियों के फर्नीचर बनाता है? पहले रेलवे के स्लीपर बनते थे, वो भी आजकल सीमेंट के बनने लगे, कौन उसका उपयोग करता है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सागौन करेगा क्या आज से 40-50 साल बाद? भाई वहाँ फलदार पेड़ लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, तो जनजातीय समाज को भी आजीविका मिलेगी, जो उसमें रहने वाले हमारे वन्य जीव हैं उनको भी भोजन मिलेगा। वो आज आप देख लो, किसी भी रोड में निकल जाओ फॉरेस्ट के, तो सारे बंदरों को लोग चने और फुटाने खिलाते हुए देख जाते हैं। अरे भाई वो वनों में कुछ है नहीं, ये सागौन लगाए पड़े हैं और वन्य जीव रोड पे है। तो ये पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमको परिवर्तन नीचे ले। एक बात और आपने अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन में आई। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आपने कोई बहुत अच्छी टेस्ला की कार लाई है, नहीं लॉन्च, मैंने कहा नहीं भाई साहब मुझे चलाना दो। तो आप पूछो जज साहब आपने कभी गाड़ी चलाई? नहीं जीवन में पहली बार आप ही की गाड़ी चला रहा हूँ, दीजिए। आपके मन में आएगा नहीं भाई अभी आपको कुछ नहीं आता, आप क्यों इसे चला रहे? अब हमारे वन क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में
ट्राइबल डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट योजना लाता। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा स्कीम, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। 580 करोड़ की स्कीम है, 18 डिपार्टमेंट से उसको जोड़ा है। अब इस कार्य को कर कौन रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट कर रहा है। अब उस डिपार्टमेंट में आया हुआ अधिकारी क्या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जनजातियों की रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति उसको जानता है क्या? उसको समझता है क्या? उसको जाने बगैर, उसका ट्रेनिंग लिए बगैर उनके बीच में जाके वो काम करता है और उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। हम जब तक ये सोच के वनवासी के बीच में जाएंगे कि हम इनको सुधारने आए, हम इनको विकास करने आए, तब तक हम उनके बीच में काम नहीं कर सकते। हमको तो उससे सीखना है। अच्छा, कैसे वन और वो एक दूसरे से आश्रित है, कैसे प्राकृतिक स्रोतों का उतना ही दोहन करना है जितने में वो बचे भी रहे और हम अपना काम भी कर लें। मैं बताने, मुझे कोई गुरेज नहीं, दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, एक बड़े IAS अधिकारी मेरे साथ थे। तो छोटे छोटे मछली पकड़ने के यंत्र होते हैं जनजातीय समाज के पास, वो छोटा सा जाल है, उसको नदी में या नाले में बहते हुए पानी में फंसाए हुए छोटे। तो अरे सर, इनको बड़े जाले देने चाहिए, बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे, बेचेंगे उसको। ना भाई, ये दोहन करने वाला व्यक्ति नहीं कि सारी मछली आज पकड़ ली ले जाके बाजार में बेच रहा है। अरे भाई, उसको जितना उपयोग में सुबह शाम के भोजन के लायक उतनी मछली वो पकड़ता है और उसके हिसाब से वो यंत्र उसके लिए सही है। वो प्रकृति से, भाई सारी मछली आज पकड़ लोगे तो आने वाले भविष्य के लिए और बच्चों के लिए क्या बचेगा? वो ऐसा चीज़ों को, प्रकृति को रहने भी दे। और कैंसर की दवाई जानते हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्र में, छिंदवाड़ा से आता हूँ, पातालकोट एक बड़ा क्षेत्र है, हजारों प्रकार की वनस्पति है, दवाइयाँ बनती हैं। हम कई बार शिकायत करते हैं वनवासी समाज ने इसको लिखा नहीं, क्या क्या दवाइयाँ वनों में होती है और लिखा नहीं, और वो वाचिक परंपरा से चली आ रही है। तो अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, कैंसर की दवाई मिल गई साहब, पूरी उखाड़ो ले जाके अमेरिका में बेचा और अच्छा पैसा मिलेगा। ये जनजातीय समाज ऐसा नहीं सोचता, वो वहाँ रहे। किसी को सकता हो सकता, थोड़ी जाएगा, पूजा करेगा, तोड़ के ले जाएगा। रात को नहीं तोड़ना, ये क्या है? हम कहते हैं ना कि रात को पेड़ को नहीं छूना, वो सो रहा है। यानी उसने उसमें जीवन माना, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो इतना जुड़ा हुआ, उसको समझने वाला, उतनी संवेदनशीलता। क्या वो अधिकारी जो जनजातीय समाज के बीच में विकास की योजना चला रहे हैं, वो उसके इस भाव को जानता है? वो नहीं जानता। वो वैसे ही है जैसे मैं आपकी टेस्ला की कार उठा के चलाने के लिए मांग लूँ, वो ऐसा ही अनट्रेंड व्यक्ति। तो जो जनजातीय समाज के बीच में वर्षों से काम कर रहा है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, 75 वर्षों से वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है। वो एक भावनात्मक रूप से वो समाज के साथ जुड़ा है, उनके वे ऑफ लाइफ को जानता, उनकी संस्कृति को जानता, उनके स्वभाव को जानता। वही ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करे तो क्या बुराई? भाई पैसा तो आपको 580 करोड़ खर्च करना है ना, तो कोई ऐसी संस्था जो ईमानदारी से काम करती है, उससे अगर ये काम कराते हो तो क्या बुराई है उसमें? काम होना चाहिए। ये क्या आप अपने नौसिखिए अधिकारी, नौसिखिए कर्मचारियों को वहाँ भेजते और वो वहाँ पे आप योजना का क्रियान्वयन करते, वो नहीं मिलता। ये जाते हैं किसी भी योजना का चर्चा करने, तो इनका टाइम है ऑफिस का सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये पहुँचे गांव में, उस समय गांव वाला बेचारा जंगल चला जाता है महुए बीनने या कोई भी काम करने या खेती बाड़ी करने। वो तो शाम को मिलेगा या सुबह मिलेगा, तुम गांव में रुक नहीं सकते। आप रुक के देखो, गांव में आपका स्वागत करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा, मेहमान नवाजी करेगा, आपके साथ बैठेगा, आपसे बिल्कुल जुड़ जाएगा। लेकिन आप नहीं जुड़ना चाहते, आपको लगता है कि हम इनको कुछ सिखाने आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों के कारण इतनी सारी योजना होने के बाद भी उसका धरातल पे क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और जनजातीय समाज को उसका लाभ नहीं मिल रहा। मुझे लगता है इस पे भी विचार होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें उन्हें सिखाना नहीं है, उनसे सीखना है। फिर भी ऐसा लगता है कि जो भ्रमित करने वाले विमर्श है उसके कारण कुछ अलगाव पैदा हो गया है और हम लोग शायद सरकार या संगठन, सामाजिक कार्य करने वाले वो पहुंच नहीं रहे वहाँ पर उनके पास, क्योंकि जो बहुत अंतरियाल गांव में रह रहा होगा जो जनजाति समाज का युवा है, आदिवासी, तो उनके पास तो ये विषय पहुँचे ही नहीं कि ऐसा नैरेटिव चल रहा है, सब तक नहीं पहुँचा ये विषय। तो दोनों के लिए, ये विषय भी पहुँचाने के लिए, सच बात बताने के लिए, या फिर उनसे कुछ सीखने के लिए या कुछ बातें करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या योजना होनी चाहिए या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जैसे इसको लेके एक बात करता हूँ विस्थापन की।
आजकल लोग बोलते हैं बड़ी संख्या में जनजातीय समाज का विस्थापन हुआ। अगर कोई बांध बन रहा है तो जनजाति विस्थापित हो रहा है, टाइगर रिजर्व बन रहा है तो वनवासी समाज विस्थापित हो रहा है। और विस्थापन का आपका योजना क्या है कि उसको ले जाके किसी शहर में बसा दिया जाए, उसको ले जाके कहीं मकान बना दिया जाए, वहाँ रख दिया जाए। अरे भाई, वो वन से विस्थापित किया तो उसको वन के बदले वन ही दो ना, वो तो रहने वाला वन में है ना। अभी उसको वहाँ से वन से निकाल के आपने एक कंक्रीट के मकान में रख दिया तो वो वहाँ रह ही नहीं पाएगा। तो विस्थापन की अभी तक जितनी योजनाएं हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो सभी योजनाएं फेल हुई है, बिल्कुल सफल नहीं हुई है। तो आप ये क्यों नहीं विचार करते कि इस विस्थापन की योजना को आपकी सरकार की मिशनरी लागू करने में पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार कह रही है हम विस्थापित कर रहे हैं तो हम उसका मुआवजा देंगे, मुआवजा भी तगड़ा दे रहे हैं, उसके बाद भी जनजातीय समाज का विस्थापन सही ढंग से नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे नीचे ग्राउंड लेवल पे कमी। तो हम इसको किसी ऐसी सामाजिक संस्था जो जनजातीय क्षेत्र में जिनको कार्य करने का अनुभव, हम उनके माध्यम से योजना लागू क्यों नहीं करते? वो उनके बीच में जाए, जो आपने नियम बनाया वो चर्चा करे। फिर विस्थापन से पहले उस ग्राम सभा से पूछना है, लोगों को राजी करना है, फिर उनको नई जगह में सेटल करना है, फिर यहाँ से आपको हटाना है। आप तो आए रातों रात उसको उठा के बिठा ले और बोले आपको अब वो वहाँ रहना है, आपको 10 लाख रुपए दे दिया मुआवजा। अरे भाई, वो बेचारे को वो 10 लाख रुपए क्या करेगा? वो 10 लाख रुपए में क्या उसकी पूरी रोजी रोटी और पूरा, आपने तो उसका सारा कुछ जंगल छीन लिया और उसको बोला आप यहाँ से आप चले जाओ। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती, एक बहुत बड़ी गलती आपको मैं बताता हूँ। जब इस तरह का विस्थापन होता, कोई डैम होता, हजारों गांव जब हटाए जाते हैं तो उस गांव में जब भूमि का मुआवजा बनाया जाता है, तो भूमि का मुआवजा बनाया जाता है तो हम उसको भूमि का मूल्य देते हैं। तो उस भूमि का मार्केट रेट निकालते हैं कि भाई आप एक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति, आपकी 10 एकड़ ज़मीन जा रही, तो बोले भैया हम आपको 10 एकड़ ज़मीन का मार्केट रेट से पैसा देंगे और 5 गुना देंगे। अब आप एक बात बताओ, बड़ी हास्यास्पद लगती है कि जनजातीय समाज 5th शेड्यूल एरिया में क्या ट्राइबल की ज़मीन बिकती है? क्या ट्राइबल की ज़मीन ट्रांसफ़र करने का पावर है किसी को, कलेक्टर को भी? 5th शेड्यूल एरिया में नहीं। तो जिस गांव में ट्राइबल की ज़मीन बिकती नहीं है, उसका कोई मार्केट ही नहीं, तो उसका मार्केट रेट आप कैसे निकाल रहे हो? मार्केट रेट निकालने के एक टेक्निकल टर्म है कि पिछले 5 साल से उस गांव में जितनी भी बेचा खरीदी हुई है या जितनी भी रजिस्ट्री हुई है उसका एक मीन निकाल लेते हैं। 5 साल का एक मीन, और उसका 5 से भाग दे के निकाल लिया कि इस साल बिकी, उस साल बिकी, उसका निकल। तो वो इतना कम निकलता है क्योंकि ट्राइबल की ज़मीन जब बिकती नहीं, जब मार्केट ही नहीं, तो वहाँ काय का मार्केट रेट निकल, उस रेट से आप उसको पैसा देते हो। तो होता क्या है कि एक अन्य गांव है, गैर जनजाति गांव है, तो वहाँ का मार्केट रेट 10 लाख निकलता है, लेकिन वही जनजाति गांव का मार्केट रेट 1 लाख भी नहीं निकलता, क्योंकि उसके यहाँ ना बेचा खरीद, उसके यहाँ तो मार्केट ही नहीं ना, वो ओपन मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही रोक लगा के रखी है, 5th शेड्यूल एरिया में कोई ज़मीन ना तो बिकेगी, ना ट्रांसफ़र होगी, ना हस्तांतरण होगा। तो आप इस मार्केट रेट से पिछले 75 सालों से जनजातीय समाज को क्या दे रहे हो? मुआवजा दे रहे हो। तो क्या ये न्याय संगत लगता है? इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह के जब विस्थापन होते तो एक आयोग बना के आप ऐसा विस्थापन करें। एक बड़े लेवल पे इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जनजातीय समाज, ठीक है, बड़ी योजना परियोजना के लिए, विकास के लिए कुछ चीज़ें बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ उसका विस्थापन भी उसी मानवीय दृष्टिकोण से, संवेदना से किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक मशीनरी या तो प्रशिक्षित अधिकारी वहाँ भेजे, या फिर ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करें जो हजारों वर्षों से 70 साल, 50 साल, 60 साल से उस क्षेत्र में काम कर रही हो, जिन्होंने उन क्षेत्र के जनजातीय समाज का दिल जीता है, उनके साथ उनका अच्छा जुड़ा, उनसे ये काम कराया जाए। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत संवेदनशीलता का है और सरकार को ऐसी संवेदनशीलता जनजातीय समाज के साथ रखनी पड़ेगी, तभी विकास होगा। आजकल बिलिस्तान की बातें भी बहुत चल रही है। आप जनजाति समाज के हैं, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? बिलिस्तान की बहुत बातें चल रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ ऐसा राज्यों के कुछ जो लोगों को मिला के ये बिलिस्तान बनाने की बात करते, सुनने में ऐसा लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान। बिलिस्तान क्या है भाई? कोई प्रदेश बनाने की बात हो। अब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं जनजातीय समाज के,
मुझे लगता है इस भीलिस्तान की मांग को लेके आपके यहाँ के एक सांसद जी हैं, कोई राजकुमार रोज जी है, ये इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे जुड़े हुए और भी लोग हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि भीलिस्तान राज्य बनना चाहिए। तो बाबा साहब को मानने वाले आप भी हैं, वो भी हैं, हम भी, हम सभी लोग हैं, और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि हम किसी जाति के आधार पे, हम किसी धर्म के आधार पे, हम किसी लिंग भेदभाव के आधार पे ऐसे राज्यों का गठन कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान हो तो आपको बनाना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में आता है अभी तक मेरी जानकारी में कि ऐसा कोई प्रावधान हमारे देश में नहीं है। नहीं तो हमारे देश में तो 3,500 जाति है, 3,500 जातियों के आधार पे अगर प्रदेश बनाने चले तो इस देश के 3,500 टुकड़े हो जाएंगे। सही बात। अगर हम धर्म के आधार पे बनाने की बात करें तो आज़ादी के पहले जब ये लड़ाई चल रही थी और कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक धर्म के आधार पे अलग देश की मांग कर डाली थी और उसके दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का एक बालहट की तरह कुछ लोगों ने मिलकर एक नई बात कर दी कि अब भीलिस्तान बनाएंगे। भाई क्या भील समाज इसके लिए सहमत है? भाई भील समाज यहीं का रहने वाला है, वो इस क्षेत्र का राजा हुआ है, इस क्षेत्र के राजाओं के साथ उसने संघर्ष किया, लड़ा है। क्या वो अपने घर में एक अलग घर की मांग करेगा क्या? भाई वो तो उसका घर है ना। भील क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति जो है वो तो यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का राजा रजवाड़ा रहा है, और वही बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे जो है अलग घर दे दो। जिसका अपना घर हो, जो उस घर में रह रहा हो, वही अलग घर की मांग करे। तो ये समाज के साथ भी एक तरह का मजाक है। भाई विकास कैसे होगा? आपका उद्देश्य अलग राज्य बनाने का है कि हम विकास करेंगे, तो ठीक है विकास करिए, मुख्य धारा में आइए। अभी हम लोगों की बात हुई कि जनजातीय समाज को कैसे बचाए रखना है, जनजातीय समाज की पहचान को कैसे बचाए रखना है, तो वो भीलिस्तान बनाने से नहीं होगी। और आप बिल्कुल गैर संवैधानिक मांग कर रहे हैं, संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं। बीच में सुनने में ये भी आया कि जब हिंदू के आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है, तो क्या भील के आधार पे भीलिस्तान की मांग नहीं हो सकती? तो मुझे लगता है कि उनका ये जो तर्क है ये एक बाल हट टाइप का दिखता है। उन्हें समझना चाहिए, बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं, संविधान के प्रावधानों के आधार पे भी आप एक सांसद के तौर पे संसद में बैठते थे, जिम्मेदार पद पे बैठते हैं। हिंदू को केवल धर्म के संकीर्ण दायरे से आप मत देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने हिंदू की परिभाषित किया और उन्होंने बोला ये केवल एक धर्म नहीं है, केवल एक स्थान विशेष में उपासना करना, पूजा करना या कोई जो है विधि करना, यही सब हिंदू धर्म नहीं। हिंदू एक जीवन शैली उन्होंने बताया, उसकी परिभाषा को एक बड़ा स्वरूप दिया, एक संकीर्ण दायरे से उसको एक बड़े दायरे में लिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में या हम एक छोटी गुजरात की बात कर रहे हैं, इस पूरे गुजरात में ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। हमारे वो मुस्लिम भाई गुजराती भी बोलते हैं। अब ये गुजराती जो है वो कहाँ से निकली है? गुजराती निकली संस्कृत से। गुजराती का शब्दकोश मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी गुजराती नहीं आती, लेकिन गुजराती भाषा का शब्दकोश इस देश में सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा है। तो संस्कृत से निकली हुई भाषा गुजराती है, और उस गुजराती भाषा को मुस्लिम भी बोलता है, ईसाई भी बोलता है। हमारे मुस्लिम बहनें वो भी जो है चूड़ियाँ पहनती है, वो भी पैंडल मंगलसूत्र पहनती हैं, वो भी वैसे वस्त्र धारण करती है। तो वैसी वेशभूषा, वैसे आचरण का पालन करना जो एक हिंदुस्तान की, हिंदू धर्म की एक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली को जीने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। और उन्होंने बताया कि हिंदू को केवल धर्म के चश्मे से न देखा जाए, उसको एक जीवन शैली के दायरे से देखा जाए, और उस दायरे से अगर हिंदू राष्ट्र की मांग होती तो वो कहाँ से गलत है? आपके भीलिस्तान की मांग और हिंदू राष्ट्र की मांग में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप उसको उस चश्मे से संकीर्ण दायरे से ना देखें, आप समाज को भी उस संकीर्ण दायरे में न ले जाए। आज बीच में भी एक दिन एक कार्यक्रम में जब यहाँ आया तो एक दिन बोला कि जज साहब लोग हमको मामा बोलते हैं, भील मामा बोलते हैं। हाँ, मामा यार हम बहुत सीधे हैं, सरल है, इसलिए हमको मामा बोलते हैं यार। नहीं नहीं, इसका कारण आपको मामा इसलिए बोलते हैं कि आपके भील समाज ने मुगलों से संघर्ष किया और राणा प्रताप की सेना में लड़ा। राणा पुंजिया भील उन्होंने लड़ा, और उन्होंने किसकी रक्षा करा? राजपूतों की, बहनों की, माओं की रक्षा किया।
पर माँ बहनों की रक्षा करने वाला ही मामा मामा कहलाता कहलाता है। है। इसलिए पूरा समाज तुमको मामा बोलता है। उल्लू बनाने के लिए मामा नहीं बोलता, मामा माँ से भी बड़ा शब्द है। तो उनके मन में ये भ्रांति दूर होता है। ऐसी हमारे समाज में कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें आई है। अब वो मामा जिसने यहाँ मुगलों से लड़ाई लड़ी, राजपूतों की सेना का साथ दिया, उनके राज चिन्ह में उसका स्थान है, वो भील समुदाय का व्यक्ति क्या अपने लिए अलग प्रदेश की मांग करेगा? क्या वो भीलिस्तान की मांग करे? हम भील समुदाय जो हमारा कम्युनिटी है वो कभी ऐसी भावना से प्रेरित नहीं, वो सबको लेके चलने वाला है, वो सबके साथ सहअस्तित्व बना के चलने वाला है। तो इस तरह की जो संवैधानिक पद में बैठ के इस तरह की मांग करते हैं, दूसरे लोगों से भ्रमित है और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मेरे तो समझ से परे है। ठीक है, एक समय विशेष के लिए झूठ जो है वो आप फैला सकते हो, विमर्श फैला सकते हो, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं है। और मैं भी जनजातीय समाज से आता हूँ। अब आप बोलोगे बिलिस्तान बनाओ तो मैं बोलूँगा भैया एक गोंडिस्तान बना दो। फिर निसी समुदाय का बोलेगा एक निसी स्थान बना दो। उराव बोलेगा कि भाई एक उराव स्थान बना दो। मुंडा बोलेगा एक मुंडा स्थान बना दो। अरे भाई, भगवान बिरसा मुंडा ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से लोहा लिया, तो उन्होंने कभी ऐसी मांग नहीं करी कि एक मुंडा स्थान बना दो। तुम भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हो, तुम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, और आज 75 साल बाद अगर वो महापुरुष आप जैसे लोगों को देखेंगे कि आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो, देश का विभाजन करने की बात कर रहे हो, लोगों के बीच में डिफरेंस पैदा करने की बात कर रहे हो, तो वो महापुरुषों को भी आप क्या मतलब उनके संदेश को आप समाज को देना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ना तो उसकी कोई आवश्यकता। ठीक है, आप अगर समाज का अच्छा काम करना चाहते हो तो समाज के बीच में जाओ, उनको जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन योजनाओं का लाभ दिलाओ। ये अलग से भीलिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे, और हम उस भीलिस्तान के राष्ट्रपति और जिन्ना बन जाएंगे और हम उसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो बड़े मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। भाई, समाज को भ्रमित कर सकते हो। एक बात आती ना कि जब तक सच घर से निकलता है तब तक झूठ जो है पूरा गांव घूम के आ जाता है। तो ये वही है। और यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य की एक बात थी, जिन्होंने जनजातीय समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को इस देश का सम्राट बनाया। और उन्होंने यही बोला था कि इस देश में अगर विकृति है तो वो इस कारण से नहीं है कि दुर्जनों की शक्तियाँ भारी है, वो केवल विकृति इसलिए है कि सज्जन शक्ति शांत बैठी है, सज्जन शक्ति बोल नहीं रही। और जब सज्जन शक्ति नहीं बोलती तो हमको ऐसा लगता है कि दुर्जन शक्ति बढ़ गई। दुर्जनों की शक्ति कभी ज़्यादा नहीं होती, वो सीमित होती है, सज्जन शांत है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा आह्वान है कि जो हमारे भील समाज के जो है पटेल है, तड़वी है, जो हमारे गांव के प्रमुख लोग हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सही स्थिति क्या है, सही वस्तुस्थिति क्या है। जो आप राज्य की मांग कर रहे हैं, जो आप अलग भीलिस्तान की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान मांग रहे हैं कि पाकिस्तान मांग रहे हैं कि खालिस्तान मांग रहे हैं। अरे प्रदेश भी बोलते तो चलो सुनने में। उसमें नक्शा देखने में मुझे एक चीज़ और चिन्हित हुई कि उन्होंने एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल करने की बात की। अरे भाई, बाड़मेर जिला लगा है पाकिस्तान की बॉर्डर से, जहाँ हमारा जनजातीय समाज नहीं के बराबर है, उसको तुम भीलिस्तान में जोड़ के क्या पाकिस्तान तक एक कोई मार्ग बनाना चाहते हो कि वहाँ से कि पाकिस्तान का आदमी वहाँ से आ जाए? तो इस तरह से जो लोग इस देश को हमेशा तोड़ मोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर इस तरह की बात करना मेरे मत में तो राष्ट्रद्रोह ही है। और ऐसे लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह पे केस चलाया जाना चाहिए। ऐसे ही वक़्फ़ की ज़मीनों का मुद्दा भी बहुत चला है, इसके विषय में वक्फ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जनजातीय समुदाय को बताई नहीं गई है या चर्चा में नहीं आई। जब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, पारित भी हो गया, और उसमें उन्होंने एक सैकड़ों वर्षों से जो अन्याय जनजातीय समाज के साथ हो रहा था, उस अन्याय को दूर करने का प्रयास किया। एक समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में आपने सुना होगा, जो ये कहता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा उस गांव के लोगों के निर्णय के बगैर उस गांव के लोगों की ज़मीन नहीं ले सकते। वक्फ एक्ट 94 में आया, उसके बाद 2013 में उसमें बड़ा संशोधन हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी ज़मीन पे जहां कब्रिस्तान हो या कोई भी ऐसे विधि की जा रही हो मुस्लिम की, वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ की होगी। और उस वक्फ कानून या वो जो ज़मीन आपकी ले ली है, वो उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी कलेक्टर का चैलेंज नहीं करते और किसी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा। अजीब कानून है कि हमारे मामले के हम ही जज हैं और हम ही निर्णय लेंगे।
तो पूरी तरीके से ये जो वक्फ का ये जो कानून था जनजातीय क्षेत्र में शून्य था, यानी कहना चाहिए असंवैधानिक था। आप ये बताओ कि जनजातीय क्षेत्र में 5th शेड्यूल एरिया में क्या ज़मीन ट्रांसफ़र होती, क्या नहीं होती? अभी हमने बात की हस्तांतरित नहीं होती। तो जनजातीय क्षेत्र की ज़मीन वक्फ को कैसे ट्रांसफ़र होगी? मैं आपको बताऊं कि 1 लाख हेक्टर ज़मीन 5th शेड्यूल एरिया में है जनजाति की, जिसमें वक्फ अपने नाम पे कर चुका है। और अब ये जो नया संशोधन बिल है, इस संशोधन बिल के माध्यम से जनजाति को उसकी ज़मीन वापस होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे जनजातीय समाज को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनजातीय समाज को 5th शेड्यूल एरिया में, चाहे वो सरकारी हो या उसकी निजी हो, वो ज़मीन उसको वापस दी जाएगी। तो एक तरह से जनजातीय समाज को उसका जो जल जंगल ज़मीन का अधिकार है वो इस निर्णय के माध्यम से वापस हो रहा है। लेकिन बहुत कम इस पे चर्चा हुई। लोकसभा में भी माननीय मंत्री जी ने उस पर बहुत 2-2.5 मिनट बोला और इस विषय को लेकर कोई संगठन आगे गया भी नहीं, किसी ने इसका जागरण भी नहीं किया, इसलिए ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला जो जनजातीय समाज है, उसके हक और अधिकार को देने का वक्फ संशोधन बिल है। हम इसका समर्थन करते हैं। आप एक बड़ा न्याय का क्षेत्र छोड़कर समाज सेवा में लगे हैं, तो साधना के माध्यम से समाज को कोई क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंत में? तो बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि साधना मेरा पहला ये अवसर है कि आपसे बात करने का अवसर मिला, अपने समाज के लिए बात करने का अवसर मिला। और जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, आज जिस तरह का हमने विषय उठाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि साधना चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरा विषय समाज के हर व्यक्ति तक जाएगा और उस व्यक्ति तक जाएगा जो जनजातीय समाज के बीच में काम कर रहा है या काम करना चाहता है, और उसको भी जनजातीय समाज की जो संविधान में जो उसके लिए प्रावधान है, जिस तरह से संविधान उसको देखता है, वो मूलभूत चीज़ों की उसको जानकारी होगी। हम रोज़मर्रा के जीवन में कोई कानून को नहीं पढ़ते, लेकिन लंबे समय तक कानूनी का विद्यार्थी होने के नाते, कानून के क्षेत्र में काम करने के नाते हमको छोटी छोटी चीज़ की जानकारी है और वो छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी और लोगों तक पहुँचे, हमारे ज्ञान का, सूचना का आदान प्रदान हो। कुछ हम भी अभी तक जनजातीय समाज का होने के नाते भी अलग अलग जनजातीय समाज में जाके सीखने को अवसर मिला, और जो सीखते हैं उसका हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये अर्थ नहीं कि मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, मैंने जहाँ तक से जाना वो आपको बताया, आपसे जो जाना वो पूछा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। समय समय पे जनजातियों के लिए जो नई नई योजना आती है, जो संवैधानिक उनके अधिकार है, उस विषय पे ऐसी संगोष्ठी, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ताकि जो सही वस्तु स्थिति है वो लोगों तक पहुँचे। जो भ्रम का जो माहौल लोग जो बनाते हैं और जो विमर्श गलत फैलाते हैं, उससे समाज के युवा भी बचे, समाज भी बचे और एक अच्छे वातावरण और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी टीम को धन्यवाद, जो इस कैमरे के पीछे खड़े होकर भी हमको टेक्निकल सही कर रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपने समय दिया हमें, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आपके कार्य में सफलता हो, साधना परिवार की ओर से शुभेच्छाएं। तो ये थे प्रकाश जी उइके, एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य लेकर चल रहे हैं। उनका धन्यवाद साधना परिवार की ओर से करते हैं और अगली साक्षात्कार की श्रेणी में बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।